हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। अगले 10 से 15 मिनट इन 10 प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाएगा और इन प्रश्नों के आगे पीछे जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं या अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं उनका एक विश्लेषण होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे एक महोत्सव दिया गया है और महोत्सव का नाम है काला घोड़ा महोत्सव, है ना। काला घोड़ा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, ये आपसे पूछा गया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक महोत्सव बताया था, काला नमक चावल महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव और काला नमक चावल महोत्सव दोनों में काला शब्द कॉमन है और इसलिए कंफ्यूजन आपकी होती है। पहले इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूं, काला घोड़ा महोत्सव जो आपका मनाया जाता है वह किस राज्य में है, तो ये होगा महाराष्ट्र, है ना। काला घोड़ा महोत्सव का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। और वहीं अगर बात करिए काला नमक चावल महोत्सव की अगर बात करिएगा तो इसका संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो जिला का नाम याद रखिएगा, सिद्धार्थनगर। इस क्षेत्र में काला नमक नाम की जो है एक चावल की सुगंधित किस्म पाई जाती है और इसी के आधार पर यहाँ पे काला नमक महोत्सव आपका मनाया जाता है। तो यह ध्यान रखिए, अगर काला घोड़ा महोत्सव पूछा जाता है तो आप महाराष्ट्र बताइएगा, और अगर आपसे पूछा जाता है काला नमक चावल महोत्सव तो आपका उत्तर प्रदेश, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का संबंध जो है वह किससे है, किस नेता से है, इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका संबंध जो है गुजरात राज्य से है और इसी आंदोलन के बाद जो है यहाँ की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी जाती है ना। याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में प्रश्न बनता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं। इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का विस्मार कहा जाता है और साथ ही साथ इन्हीं की जो है सबसे ऊंची मूर्ति आपकी स्थापित की गई है गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति आपकी है और यह आपकी 182 मीटर 182 मीटर है। कहाँ पर है, केवड़िया द्वीप पर, साधुवेट द्वीप पर स्थित है। केवड़िया नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात राज्य में। इसके वास्तुकार का नाम पूछा जाता है तो इनके वास्तुकार बता दीजिएगा कौन है। तो एक आपके आते हैं, इनका नाम होगा संभवतः, मुझे इस समय दिमाग से उतर रहा है, इससे मुझे याद नहीं आ रहा है। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ना, ये मेरा आपसे एक अपेक्षित प्रश्न होगा। फिलहाल इतनी चीज़ें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हैं और इन्हीं का जन्मदिन आपका प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो बता दीजिएगा, एकता दिवस। तो ये इतनी चीज़ें आपकी हो गई आसपास के क्षेत्र से जो कि इस प्रश्न से आपके बन सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का संबंध किस राज्य से है। राज्य पूछेगा, उत्तर प्रदेश बताइएगा, यूपी से। और ये पूछा गया है किस जिले में है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये आपका पड़ता है, तो ये आपका होगा कानपुर, है ना। कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मैंने आपको पढ़ाई है, उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पढ़ाई है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का जो आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान है कहाँ पर है, कानपुर बताइएगा। 1974 में इसकी स्थापना की जाती है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार क्या है, उसका नाम आपको बताना है और यह पक्षी विहार किस जिले में स्थित है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, विदर्भ नामक प्रादेशिक क्षेत्र का संबंध किस भारतीय राज्य से है। जो विदर्भ क्षेत्र है वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है, पश्चिमी घाट के पूर्व में, पश्चिमी घाट का वृक्षछाया प्रदेश है विदर्भ और इसका विस्तार नागपुर के समीप पड़ेगा और किस राज्य में होगा, तो यह आपका हो जाएगा भारत के महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र राज्य में इसकी जो है लोकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया कि भारत का विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप एकाडिम्पेडिया क्षेत्रफल के आधार पर 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है।
याद रखिएगा कुल महाद्वीपों की संख्या आपकी 7 है ना। 7 महाद्वीप आपके पाए जाते हैं और 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं इनका क्रम मैं आपसे बता दूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में या अवरोही क्रम में। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है ना, सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है। सेकंड नंबर पे आपका अफ्रीका आता है। अफ्रीका के बाद अगर बात करिएगा तो तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथा आपका दक्षिणी अमेरिका, पांचवा आपका जो है जो पूछा गया है अंटार्कटिका महाद्वीप, छठवां आपका यूरोप और सातवां जो आपका है ऑस्ट्रेलिया है ना। ये 7 महाद्वीप हैं। सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे छोटा महाद्वीप है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सीक्वेंस के आधार पे जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए वह आपका होगा अंटार्कटिका है ना। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखिएगा। और अंटार्कटिका महाद्वीप की अगर बात करिए, इसका विस्तार आपका दक्षिण ध्रुव के समीपवर्ती भागों में पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर बर्फीला क्षेत्र अधिक है, सूर्य किरणें आपकी लंबवत कभी भी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती है, अत्यल्प मात्रा पड़ती है और यही कारण यहाँ पे बर्फीला क्षेत्र आपका ये पाया जाता है। तो विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप भी जो है आपका यही अंटार्कटिका महाद्वीप होगा है ना। बर्फ की अधिकता के कारण इस महाद्वीप को आपने श्वेत महाद्वीप कहा है, व्हाइट कंटिनेंट कहा है। इसके अलावा इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं और साथ ही साथ इस महाद्वीप को आप विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। तो ये 3 विशेषताएं हैं। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका आपका हो जाएगा है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है ना। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, किस संविधान संशोधन का संबंध जो है वह पंचायती राज व्यवस्था से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान संशोधन का क्रम आपको बताना है जिसका संबंध या जिसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया था है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप गलत नहीं करेंगे, याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन 73rd है ना, 73rd अमेंडमेंट आपका हुआ था 1992 में, 1992 में हुआ था। और याद रखिएगा यह अधिनियम कब प्रभावित हुआ है, यह संशोधन कब प्रभावी हुआ तो 1993 में है ना। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था, अनुसूची 11 को जोड़ा गया था और साथ ही साथ अनुच्छेद 243 1 से लेकर 16 तक अनुच्छेद आपके जोड़े गए थे, ऐड किए गए थे। और यह संशोधन आपका संबंधित है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शुभारंभ करने के लिए है ना। तो याद रखिएगा 73वां संशोधन भी आपसे पूछा जाता है, भाग पूछा जाता है किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, भाग 9 बताइएगा। अनुसूची पूछेगा, अनुसूची 11 आपका उत्तर होगा है ना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत में त्रिस्तरीय जो पंचायती राज प्रणाली है यह किस समिति की अनुशंसा पे लागू की गई थी, उस समिति का नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, याद रखिएगा। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि भारत का उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा, यूनिवर्सिटी कौन सा है, तब तो उत्तर आपका था इलाहाबाद है ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय यूनिवर्सिटी कौन सा है, 1916 ईस्वी में स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से शॉर्ट में कहा जाता है और इसकी स्थापना 1916 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा है ना। याद रखिएगा 16 में स्थापित हुआ है और इसी वर्ष इसको केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्रदान कर दिया गया था है ना। 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, लेकिन इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला है, वर्ष 2004 में मिला है। तो आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाना चाहिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ना। याद रखिएगा 2-3 क्वेश्चन आपके यहीं पे क्लियर हो गए। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, हिमसागर किसकी किस्म है, किस फल की किस्म है। 1-2 क्वेश्चन आपके ऐसे मिल जाते हैं है ना। एक किस्म का नाम आपको दे देगा और कहेगा कि इसका संबंध किस फल से है या किस खाद्यान्न से है, आपको बताना होता है। फिलहाल हिमसागर किस फल की किस्म है। 2 प्रश्न, सबसे पहली चीज किस फल की किस्म है हिमसागर, तो बताइएगा आम, फलों का राजा है ना। फलों का राजा आम है
और यह आम हिमसागर आम कहाँ पाया जाता है, तो आप वेस्ट बंगाल, है ना, इसकी जो प्रजाति पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में। तो पहली चीज, पहला प्रश्न आपका ये हुआ कि हिमसागर किस फल की किस्म है, तो आपने बताया यह प्रजाति कहाँ पाई जाती है, आप बताएंगे वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग की बात हो रही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नागरिकता आप याद रखिए अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, है ना। भाग 2 याद रखिएगा, भाग 2 और आर्टिकल 2 से लेकर 5 से लेकर 2 से 5 से 11 तक जो है आपका नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे भाग आपसे पूछ लिया जाए और चाहे आपसे अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाए, है ना। अंतिम क्वेश्चन आपका होगा, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को आप एमराल्ड द्वीप, है ना, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को आप एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जानते हैं। भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पे, और इसका नाम होगा अंडमान निकोबार, है ना, द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बाद पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, और यहीं पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है जिसका नाम है बैरन द्वीप, है ना। तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई। एक छोटा सा वीडियो रहा जिसके अंतर्गत आपने इन 10 प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया, और निश्चित रूप से जो है 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो है चालू हो गए, तैयार हो गए, है ना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।